कैसे हैं आप सब? जैसा कि आज हमें कक्षा 9वीं का भूगोल का जो अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप इस चैप्टर को स्टार्ट करना था और हम ये चैप्टर लेकर चले आए हैं। और बहुत सारे बच्चों को मन में डाउट होगा कि अब तो हमारा अक्टूबर महीना आने वाला है, सितंबर महीना लगभग बीत गया है, तो इस महीने में दूसरा चैप्टर कौन पढ़ता है? लेकिन उन बच्चों को ये भी मालूम है कि अक्टूबर महीने में आपका जो है छमाही परीक्षा होगा और इस परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे और बहुत सारे बच्चे लगे हुए हैं इस चैप्टर के रिवीजन को करने में। तो देखा जाए तो आफ्टर ऑल ये चैप्टर मुख्य रूप से दो उद्देश्यों से ही बनाया गया है। पहला उद्देश्य वे बच्चे जिन्होंने इस चैप्टर को पढ़ा ही नहीं है, जिनके लिए ये एकदम प्रारंभ है, जिसके लिए ये एकदम शुरुआती दौर से है, उनके लिए ये क्लास है। और वे बच्चे जिन्होंने इस चैप्टर को 2 महीने पहले, 3 महीने पहले या कभी भी बहुत पहले उन्होंने पढ़ा है, उनके लिए ये एक रिवीजन क्लास है। उन सभी चीज़ों को, उन सभी आयामों को हम एक बार फिर देखेंगे, फिर उन सभी चीज़ों को पुनरावृत्ति करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करेंगे कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी और बताने का तरीका आप लोगों को बेहद ही पसंद आया होगा। तो चलिए देर ना करते हुए अपने इस चैनल को स्टार्ट करते हैं, इस चैनल को यानी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो अध्याय आपका 2 है, भारत का भौतिक स्वरूप। देख सकते हैं इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? भारत का जो भौतिक स्वरूप है। भौतिक स्वरूप का मतलब कि हमारे जो भारत है ये भौतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से कैसा दिखता है। आप सब जानते हैं कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है, भौगोलिक विविधतापूर्ण देश है। इसमें इतनी विभिन्नताएं हैं कि भारत में चाहे पर्वत को हो, चाहे पठार को हो, चाहे मैदान को हो यानी समतल भूमि को हो, चाहे मरुस्थल को हो, चाहे समुद्र को हो, चाहे द्वीप को हो, सभी चीजों से यह भरा हुआ है। तटीय द्वीप भी है और सॉरी आपके महाद्वीप भी हैं, सॉरी आपके द्वीप भी हैं और तटीय मैदान घाट भी है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। भारत के भौतिक स्वरूप में इन चीजों का हमको अध्ययन करना है। लेकिन भारत के भौतिक स्वरूप के अध्ययन से पहले जो हमारी इस पृथ्वी है, जो हमारे इस भारत का जो विकास यात्रा है, उसको समझ लें कि किस तरह से भारत इतना विविधता वाला देश हुआ है, किस तरह से भारत में पठारों की उत्पत्ति हुआ, पर्वतों की उत्पत्ति हुआ, नदियों की उत्पत्ति हुआ। इन सब की उत्पत्ति को समझते हैं और इन सब की उत्पत्ति को समझने के लिए हमको पृथ्वी के समय को हमको देखना होगा कि पृथ्वी पर किस तरह से समय का बदलाव आता गया है, बदलाव होता गया है। तो बहुत ज्यादा हम सैद्धांतिक चीजों को ना पढ़ते हुए व्यवहारिक चीजों से समझते हैं। और व्यवहारिक चीजें क्या है कि ये जो हमारी पृथ्वी है, समझिएगा, ये जो हमारी पृथ्वी है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वैगनर। देखिए बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिनमें से एक का नाम था अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर ने सन 1910 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया था जिसको प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत कहते हैं। अल्फ्रेड वैगनर के अनुसार उनसे पहले ओटोलियो स्नाइडर भी थे, ये लोग थे, और अब्राहम नाम के एक व्यक्ति थे, वो भी थे। लेकिन हम मुख्य रूप से क्या, हम वैगनर की ही चर्चा करते हैं। तो वैगनर नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1910 में ये कहा कि जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जो आपके महाद्वीप है, कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। तो ये 7 महाद्वीप आज से लगभग 300 मिलियन, क्या 300 मिलियन वर्ष पूर्व यानी 30 करोड़ वर्ष पूर्व सारे के सारे महाद्वीप एक महाद्वीप थे। वैगनर ने यह कहा कि आज से 30 करोड़ वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर जो आपके 7 महाद्वीप दिख रहे हैं, 5 महासागर दिख रहे थे, उस समय इकलौता एक ही महासागर था, एक ही आपका क्या था, महाद्वीप था। तो जो आपका इकलौता जो महाद्वीप था वो पृथ्वी के क्या बीचों बीच स्थित है। कहां पर था? ये पृथ्वी के ये जो था बीचों बीच ऐसा स्थित था, जिसको वैगनर ने पेंजिया नाम दिया, क्योंकि हमको नहीं मालूम कि आज से 30 करोड़ वर्ष पूर्व या 300 बिलियन वर्ष पूर्व उसका क्या नाम रहा होगा। उन्होंने कहा कि ये जो एक महाद्वीप था, एकल महाद्वीप था, उसको उन्होंने क्या नाम दिया? पेंजिया का नाम दिया, पेंजिया, पेंजिया का नाम दिया। फिर उन्होंने कहा कि ये जो एक ही महासागर था जो इस महाद्वीप के चारों ओर था, विस्तृत जो महासागर था,
उन्होंने इस महासागर को क्या पैंथालासा नाम दिया। क्या नाम दिया? पैंथालासा। उन्होंने कहा कि ये पूरा महाद्वीप एक था जिसको पेंजिया, और पूरा महासागर को उन्होंने पैंथालासा कहा। फिर उन्होंने आगे बढ़ते हुए इस कहानी को जारी रखा और लोगों को बताया, कहा कि कुछ कारणवश से क्या ये जो है जो महाद्वीप था ये टूट गया, और ये क्या हुआ, दो भागों में क्या हुआ, टूट गया। दो भागों में ये टूट गया। ये दो भागों में इस तरह से टूट गया, ऊपरा भाग या निचला भाग। इसका नाम तो होगा ना, ये ऊपरा निचला भाग का क्या मतलब है। तो ऊपरा वाले भाग को उन्होंने क्या कहा, अंगारा कहा, अंगारा या लॉरेशिया आप कह सकते हैं। क्या? लॉरेशिया, अंगारा या लॉरेशिया कहा। जबकि उन्होंने निचले वाले भाग को क्या, गोंडवाना कहा। गोंडवाना कहा। उन्होंने क्या, गोंडवाना कहा। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद ये जो एक महाद्वीप था ये टूटकर दो महाद्वीपों में क्या बिखर गया। ऊपर वाले भाग को उन्होंने अंगारा या लॉरेशिया नाम दिया, और निचले भाग को उन्होंने गोंडवाना नाम दिया। और फिर उन्होंने कहा कि उसके बीच में जो एक खाई बना उसको उन्होंने तेथिस सागर का नाम दिया। क्या नाम दिया? इसके बीच की जो खाई बनी उसको उन्होंने तेथिस सागर का नाम दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह से ये टूटा। फिर कहा धीरे धीरे ये जो महाद्वीप थे, जो दो महाद्वीप अब तो हो गए, फिर ये भी टूटे। क्या हुआ? ये भी कुछ इस तरीके से टूटे। ये भी क्या हुआ, इस तरीके से कुछ टूटे। ये भी इस तरीके से कुछ टूटे। ये भी टूटे। ऊपर का भी कुछ टूटा। ऊपर का भी क्या हुआ, कुछ टूटा। ऊपर का टूटा। ऐसे टूटे ये क्या हुआ, टूट गया। ये ऐसे टूटे, और टूटते हुए वर्तमान में क्या हुआ, जो 7 महाद्वीप है इन महाद्वीपों का निर्माण हुआ। ये किसने कहा? ये अल्फ्रेड वेगनर ने कहा। जब ये बात अल्फ्रेड वेगनर ने कहा 1910-1912 के समय में, तो उस समय के जो भूगोल वेत्ता थे उनको विश्वास नहीं हुआ। क्या क्या बकवास की बात करो, तुम तो पागल हो, ऐसा कैसे हो सकता है। क्यों उनको विश्वास नहीं हुआ? उसका दो कारण था। पहला कारण था कि जिस समय उन्होंने ये बात कही थी 1910-12 के समय में, उस समय क्या था, जैसे कि जानते थे कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, 1914 में क्या प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। और ये सिद्धांत एक तरह से दे सकते हैं अल्फ्रेड वेगनर ने 1920 कर सकते हैं इसको, 1920 में उन्होंने दिया। ठीक है, 1920 में आप कह सकते हैं कि 1920 में इसका पूर्णतः एक तरह से सिद्धांत उन्होंने अल्फ्रेड वेगनर ने 20 में दिया। तो जब उन्होंने ये बात कहा कि सारा महाद्वीप एक था, बाद में वो टूटा, फिर वो टूटते टूटते वर्तमान के इन महाद्वीपों का और महासागरों का इस तरह से निर्माण हुआ, तो लोगों का भी विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं विश्वास हुआ? उसके दो कारण थे। पहला कारण था कि ये जो अल्फ्रेड वेगनर थे वो एक जलवायु विवेकता थे, जलवायु को अध्ययन करने वाले जलवायु वेत्ता थे। जैसा ऐसा समझिए, यदि कोई बच्चा इतिहास में उसका ग्रेजुएशन है या इतिहास में उसका स्पेशलाइजेशन है, विशेषज्ञता हासिल उसने किया है, तो अगर वो बच्चा इतिहास के बारे में कुछ बताए कि देखो इतिहास में मुझे नई जानकारी मिली या मैंने नया कोई उत्खनन किया, कुछ भी ऐसा कहा, अगर उसका उसमें बैकग्राउंड रहा, काफी साल से उसने इतिहास पढ़ा है, इतिहास में उसने BA MA MPhil PhD कुछ ऐसे कुछ चीजें किए हैं, तो अगर वो इतिहास के बारे में कुछ बताए तो एक बात आप मानोगे कि हाँ, किनका इतिहास में क्या बैकग्राउंड रहा है, इतिहास को इन्होंने लंबे समय तक दिया है। तो शायद आप इतिहास से कोई घटना बताए कि देखो इतिहास में इस समय ऐसी घटना हुई थी, तो आप मान सकते हो। लेकिन अगर यही बात अगर कोई इंग्लिश का विद्यार्थी या मैथ पढ़ने वाला विद्यार्थी या बायोलॉजी पढ़ने वाला विद्यार्थी जो बायो पढ़ा है, जिसने बायोलॉजी में PhD किया, अब इतिहास के बारे में बताए, वो भी ऐसी बात बताए जो आज तक पुरातात्विकों को, इतिहासकारों को पता नहीं चला, कोई विश्वास करेगा? नहीं करेगा। कहेगा यार आपका तो स्पेशलाइजेशन तो बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में है, आप इतिहास की ऐसी बात करो जिसका कोई तर्क ही नहीं बनता, कोई तुक ही नहीं बनता। तो ये जो अल्फ्रेड वेगनर थे ये जलवायु वेत्ता थे, जलवायु का अध्ययन करते थे। कहाँ पर ठंडी है, कहाँ पर गर्मी है, कहाँ पर बरसात है, तो यहाँ पर ठंडी क्यों पड़ती है, यहाँ पर गर्मी क्यों पड़ती है, ध्रुव पर हमेशा बर्फी क्यों होता है, वहां पर हमेशा ठंडी क्यों होता है। एक तरह से जलवायु का अध्ययन करने वाले थे। अब बताइए, जो जलवायु का अध्ययन करता है, पृथ्वी की संरचना के बारे में बताए, पृथ्वी के
भूमि के बारे में, इस धरती के बारे में, भूविज्ञान के बारे में बताए तो कोई मानेगा नहीं? मानेंगे, कहेंगे आपका तो स्पेशलाइजेशन ही नहीं है और इतनी गंभीरता बात आप कैसे कर सकते हो। इस वजह से लोगों ने नहीं माना। पहला कारण यह था। दूसरा, 1920 में जब इन्होंने ये बात कहा था तो ये कहा था जर्मन के थे। 1910 में बात कहा था, फिर बाद में परमाणु मार दिए थे। तो ये कहा थे ये जर्मन के थे। तो ये जर्मन के थे, तो जैसे जान सकते हैं कि 1914 से 1919 तक पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था और उसमें अधिकांश जो बड़े वैज्ञानिक थे वो कहाँ के? अमेरिका के थे, ब्रिटेन के थे। तो ये लोग मानते नहीं थे क्योंकि संघर्ष था वैज्ञानिकों में भी लेकर कि हम कैसे तुम्हारी बात को माने। उसमें ब्रिटेन आगे था, तो उन्होंने खारिज कर दिया कि नहीं भाई हम इसको नहीं मानेंगे। तो शुरुआत में इनके सिद्धांतों को आलो क्या क्या आलोचनाओं से घेरा गया, नकारा गया कि नहीं ये सब बकवास की बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सारी चीजें क्या इनके साथ की गई। फिर बाद में इन्होंने जब अपने प्रमाणों को देना प्रारंभ किया कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, उसके प्रति प्रमाण है, साक्ष्य है, तो लोगों को कुछ चीजें को सोचने पर मजबूर किया कि अगर ऐसा नहीं है तो ये प्रमाण क्या है। तो कुछ तरह के प्रमाण दिए। जैसे एक प्रमाण ये दिए, उन्होंने कहा कि इन महाद्वीपों को यदि आप जोड़ोगे तो सारे महाद्वीप जोड़ के एक हो जाएंगे। फिर उन्होंने दूसरा दिया कि कहा कि जैसे मान लीजिए ये महाद्वीप है, ये महाद्वीप है मान लीजिए। अब मान लीजिए महाद्वीप है तो क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए मिट्टी है, यहाँ मान लीजिए ये क्या है? पत्थर है, या मान लीजिए कि लोहा है, ये क्या है? लोहा है। अब लोहा है ये संरचना, और किसी कारणवश मान लीजिए दो भागों में टूट के बिखर गया। टूट के क्या हुआ? दो भागों में हो गया, दो भागों में टूट के हो गया, टूट के दो भागों में हो गया। अब इसके बीच में मान लीजिए बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है, हजारों किलोमीटर समुद्र है। तो उन्होंने कहा कि जब इन दोनों महाद्वीप को आप जोड़ रहे हो तो दोनों महाद्वीप तो जुड़ रहे हैं, लेकिन इनके अंदर जो संरचना का जो अंदर जो मिट्टी है, जो रेत है, जो बालू है, जो खनिज है, वो समानता कैसे है? समानता कैसे है कि इधर ऊपर भी मिट्टी है, इधर भी ऊपर मिट्टी, इधर रेत है, इधर भी रेत है, इधर लोहा है, इधर भी लोहा है। उन्होंने कहा कि पहले ये क्या एक ही भाग थे, टूट के ये इधर गए, ये इधर हो गया। उन्होंने ये दूसरा ये इस तरह के क्या दिया? उन्होंने प्रमाण दिया। पहला तो उन्होंने साम्यता दिया कि जोड़ोगे जुड़ जाओगे। दूसरा खनिजों में समानता है, इस चीज को उन्होंने क्या किया? दिया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? कुछ वनस्पतियों को, कुछ प्राणी जात को कहा। उन्होंने कहा कि देखो यार यहाँ पर इस क्षेत्र में कुछ ऐसे प्राणी पाए जाते हैं जो यहाँ पर भी पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं यहाँ पर भी उस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, और इनके बीच में विशाल समुद्र है। अब बताओ कि अगर ये जीव जंतु की उत्पत्ति इस महाद्वीप में हो होते तो यहाँ पर कैसे चल के जाएगा? जबकि इनको बीच में क्या है? खारा समुद्र है किलोमीटर की, और ये कैसे जीव है, जंतु है जो पानी में रह नहीं सकते, खारे पानी तो बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कई तरह के इन्होंने प्रमाण दिए जिससे वैज्ञानिकों पर यह सोचने पर मजबूर किया कि आखिर सच में क्या सारे महाद्वीप एक थे। बाद में इस पर रिसर्च किया गया तो पता पाएगा कि हाँ सच में आज से 30 करोड़ वर्ष पर क्या है? सारे सारे महाद्वीप एक थे। बाद में धीरे धीरे टूट कर ये बिखरा। फिर इससे कारण भी पूछा गया कि बताइए कि सारे सारे जो महाद्वीप टूटे क्यों? तो उन्होंने दो कारण बताया, और जो उन्होंने दो कारण बताया वो कारण को मान्यता नहीं है, वो झूठ है, उसको माना नहीं जाता। दूसरा कोई कारण से यह महाद्वीप टूटे, जुड़े तो थे लेकिन टूटे क्यों? तो कारण पूछा जाएगा तो उन्होंने दो कारण दिया। पहला उन्होंने कारण दिया पृथ्वी के घूर्णन गति को। कहा कि पृथ्वी घूमती है और घूमने के कारण बल उत्पन्न हुआ, और इसी बल की वजह से क्या हुआ? पृथ्वी घूमती है तो घूमने के कारण अपकेंद्रीय बल, उपकेंद्रीय बल और कोरियालिस इस तरह के बल उत्पन्न होते हैं, और इन बल की वजह से ये क्या टूट गया। तो हालांकि इसको हम मानते नहीं है कि पृथ्वी के घूमने की वजह से ये क्या हुआ? ये उत्पन्न हुआ, क्योंकि अगर पृथ्वी घूमती है तो इतना बल नहीं उत्पन्न होगा कि इनको एक जगह से दूसरी जगह पर फैला सके, क्योंकि पृथ्वी जो वर्तमान समय में हजारों किलोमीटर या कहीं लाखों किलोमीटर प्रति घंटे में दौड़, हजारों किलोमीटर लगभग 60-70 किलोमीटर के हिसाब से लगभग कितना आपका 60,000 से लेकर 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी घूमती है। और इससे 10,000 गुना अगर इसकी गति बढ़ा दिया जाए, यानी अगर हम ये कहें कि पृथ्वी पृथ्वी जो है 60 करोड़ प्रति घंटे की स्पीड से या 60 लाख प्रति घंटे की स्पीड से अगर ये दौड़े तब जाकर ये संभव होगा कि क्या होगा कि जो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के सारे सारे महाद्वीप एक जगह से दूसरे जगह जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। पृथ्वी अपने अक्ष वैसे इतना तेज तो घूम ही नहीं सकती। तो
इसको मान्यता नहीं दिया। फिर दूसरा उन्होंने कारण दिया गुरुत्वाकर्षण बल दिया। उन्होंने कहा कि जो चंद्रमा जो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से क्या ये जो महाद्वीप टूटे और टूटकर ये जो पश्चिम में जो आपका इधर देखने को मिलता है, पश्चिम में आपका उत्तरी अमेरिका, फिर पश्चिम आपका दक्षिण अमेरिका चला गया। उनका कहना है कि बाद में टूटा और टूट के जो उत्तरी अमेरिका, जो दक्षिणी अमेरिका और पश्चिम में चला गया, क्योंकि सूर्य के और चंद्रमा के किसके वजह से, आकर्षण बल की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, ज्वारी बल की वजह से। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, सूर्य और चंद्रमा कितना गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है कि किसी को इतना क्या कर सकते, किसी महाद्वीप खींच को एक किनारे से दूसरे किनारे कर दे या तोड़ दे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो ज्वार और भाटा आता है, जो समुद्र में जल लहरें उठते हैं और गिरते हैं, वो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही वो ऐसा होता है। तो इनके दोनों सिद्धांतों को एक तरह से क्या खारिज कर दिया गया। फिर भी ये मोटी मोटा आप चीजें समझे किस तरीके से महाद्वीप एक थे, महाद्वीप टूटे, और जैसे महाद्वीप टूटे तो उसके बाद क्या हुआ, ये हमारे जो है भारत में विविधता का प्रारंभ हुआ। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप जो है ले सकते हैं। अब देखिए इन्होंने यहां तक बात कर दिया, इन्होंने बात कर दिया। तो जब इन्होंने बात कहा कि सारे सारे महाद्वीप पहले क्या एक थे, फिर बाद में धीरे धीरे महाद्वीप क्या टूटे, महाद्वीप क्या बाद में सारे सारे क्या हुआ, महाद्वीप टूटे। तो जो हमारा भारत था वो क्या इधर था कि अफ्रीका के पास था इधर। फिर धीरे धीरे ये महाद्वीप चलते 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 क्या यूरेशिया, यानी ये एशिया है और यूरोप, इससे क्या टकराया, इससे क्या टकराया, और टकराने की वजह से क्या हुआ, आज से 4 से 5 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट जो थे टकराए और इससे पर्वतों की उत्पत्ति हुई। आप बिल्कुल आपको नहीं समझ में आएगा, मैं विस्तार से समझाता हूँ, थोड़ा मुझे समय दीजिए। देखिए अभी मैं इसको समझाता हूँ। देखिए महाद्वीपों का ये क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ, ये महाद्वीप का हुआ। अब एक थे, धीरे धीरे ये सभी महाद्वीप क्या टूटे, कई सारे टुकड़े हुए। अब ऐसा समझिए जो हमारी ये पृथ्वी है, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी जो है 7 बड़े छोटे प्लेटों में बटी हुई है। पृथ्वी जो है हमारी 7 ऐसे बड़े छोटे ऐसे प्लेटों में क्या हुआ बटी हुई है। आपका 1 2 3 4 5 और इसको ऐसा कर लेते हैं 6 और 7। जो हमारी पृथ्वी है कुछ इस तरह के 7 बड़े प्लेटों में बटी हुई है। और जो हमारी पृथ्वी जो है ऐसे 7 बड़े प्लेटों में बटी हुई है। ये समझ लीजिए ये हमारी पृथ्वी है ना, इसको अगर आप इतना बड़ा हो जाओ, दाना हो जाए या कुछ भी हो जाओ, अगर पृथ्वी का एक ऐसा कराटा मारोगे, कुछ मुक्का मारोगे, तो पृथ्वी ऐसे 7 टुकड़ों में चपकी हुई है और ये निकल सकती है। यानी जो पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी के ऐसे 7 महाद्वीप है, तो वैसे पृथ्वी के अंदर ऐसे 7 प्लेटें हैं। ये खाने वाली प्लेटें नहीं है, ये ऐसे 7 अंदर प्लेटें हैं। और इसके नीचे ये क्या आपका जो है पूरा पूरा क्या मैग्मा है। मैग्मा क्या होता है, ऊपर आया तो लावा, नीचे आया तो मैग्मा। तो इसके अंदर ये पूरा मैग्मा है और इसी मैग्मा के ऊपर 7 ऐसे पृथ्वी के ऐसे टुकड़े हैं, ऐसे 7 क्या प्लेटें हैं। अब प्लेट कैसा होता है ऐसा समझे, जैसे मान लीजिए ये प्लेट है, तो प्लेट ऐसा भी हो सकता है कि प्लेट का ये वाला जो हिस्सा है, जो गड्ढा है, तो यहाँ पर पानी भरा हुआ है और पानी भरने की वजह से ये वाला क्षेत्र है वो समुद्र है। ये वाला हिस्सा था जो कि ऊंचा था, क्या था, ऊंचा था, तो यहाँ पर क्या मैदान है और यहाँ पर पठार पर्वत आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसके नीचे जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर क्या आपको मैग्मा, आपको लावा आपको देखने को मिलेगा, खूब सारा लावा मैग्मा आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे 7 बड़े बड़े प्लेटें हैं, तो 7 बड़े बड़े क्या प्लेटें हैं। और ये इन्हीं प्लेटों का क्या होता है विस्थापन, पहले सारे प्लेटें एक जगह थी, सारे महाद्वीप एक जैसे, फिर धीरे धीरे ये टूट के इनके क्या विस्थापन हुआ, इसका क्या हुआ विस्थापन हुआ। अब देखिए जो हमारा जो भारतीय प्लेट था कुछ इस तरीके से, हमारा जो भारतीय प्लेट था पहले अफ्रीका के पास था, फिर धीरे धीरे इधर जो था, इधर ऐसा आपका एशिया और यूरोप धीरे धीरे ऐसे आते आते टकराया। जब टकराया तो टकराने की वजह से क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, इससे ये टकराया और टकराने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर पर्वतों की उत्पत्ति हुई। यह भी आपको नहीं समझ में आया पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई, उसको मैं बताता हूँ। देखिए प्लेट समझ में आया ना कि प्लेट ऐसी एक भाग है जिसमें हो सकता है कि प्लेट का एक भाग ऐसा हो कि एक और महासागर हो, थोड़ा सा कम
ऊंचा होता है, यहाँ पर पानी भरा होता है, समुद्र हो सकता है कुछ भाग उठा हुआ हो तो वहाँ पर्वत पठार हो सकता है प्लेट का कोई भाग ऐसा हो जहाँ पे पूरा पानी ही पानी भरा हुआ हो सकता है प्लेट का कोई ऐसा भाग हो जहाँ पर पूरा जमीनी जमीन हो, या हो सकता है प्लेट का कोई ऐसा भाग हो जहाँ पर पर्वत पठार मैदान हो, और हो सकता है कुछ भाग अंदर क्या कम झुकाव हो, कम ऊंचाई पर वहाँ पानी भरा हुआ। ये ऐसे प्लेट होते हैं। तो जो प्लेट होते हैं उन प्लेटों की अपनी गति होती है। तो एक प्लेट की गति होती है जिसको बोलते हैं अभिसारी सीमा या अभिसारी गति। अब अभिसारी गति क्या होती है? प्लेटों की 3 तरह की गति होती है। एक ऐसी प्लेट की गति होती है जिससे प्लेट क्या होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जैसे ये पृथ्वी है, अगर ये पृथ्वी है, मान लीजिए दोनों प्लेट जो है आपस में इधर सटे हुए हैं, ये सटे हुए हैं। अब सोच लीजिए, आप ऐसा ऐसा कल्पना कीजिए कि दोनों प्लेट आपस में सटे हुए हैं। तो हो सकता है कि दोनों प्लेट क्या यहाँ से दूर जाए, कि 2 प्लेट है, ये 2 प्लेट आपस में क्या ऐसे सटे हुए हैं, और ये प्लेट इधर जाए और ये प्लेट इधर जाए, और इनके नीचे क्या लावा है, मैग्मा खूब सारा है। और जब ऊपर जाएगा ये दोनों दूर होंगे, ये इधर हो गया, और जब ये इधर हो गया, ये इधर चला गया, इधर चला गया, तो क्या होगा अंदर का, क्या होगा, मैग्मा जो लावा बाहर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? एक तो इस तरह की क्या होते हैं प्लेट होते हैं जिनको अपसारी प्लेट कहते हैं, और ये इनसे क्या होता है ज्वालामुखी का निर्माण होता है। एक वहीं पर दूसरे प्लेट होते हैं, दूसरे तरह के प्लेट होते हैं। ये कैसे प्लेट होते हैं? जैसे मान लीजिए ये प्लेट है आपका, और ये एक प्लेट है, ये आपका एक प्लेट है। इन प्लेटों के बीच में दूरी है, लेकिन दोनों प्लेट एक दूसरे के क्या पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। और जब ये प्लेट जब एक दूसरे के जब पास आएंगे तो क्या होंगे, इनमें टकराहट नहीं होगी। जब प्लेट दोनों ऐसे पास आएंगे ऐसे टकराहट नहीं होगी। जब टकराहट होगी तो मैंने कहा प्लेट कई तरह के हो सकते हैं। एक प्लेट ऐसा हो सकता है जिसपे केवल केवल जमीनी जमीन हो, एक प्लेट ऐसा हो सकता है जिसपे केवल पानी पानी हो, एक प्लेट ऐसा हो सकता है जिसपे आधा हिस्सा जमीन का और आधा हिस्सा क्या हो समुद्र का हो, आधा हिस्सा क्या महाद्वीप का हो, आधा हिस्सा महासागर का हो। एक ऐसा प्लेट हो सकता है जो पूरी तरह से महासागर हो, एक ऐसा हिस्सा हो सकता है जो पूरी तरह से क्या महाद्वीप हो, ऐसा हो सकता है। तो ये जब 2 प्लेट जो दूर है और जब ऐसे 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 पास में आएंगे, तो पास में आने से क्या होगा, जब इनका टकराहट होगा तो अब देखिए क्या होगा, जो प्लेट जो पूरी तरह से महासागर है उनका घनत्व ज्यादा रहेगा। जैसे प्रशांत महासागरीय प्लेट लीजिए, जो आपका प्रशांत महासागरीय प्लेट है वो पूरी तरह समुद्री प्लेट है, वो महासागरीय प्लेट पूरी तरह से महासागर है। आपको वहां पर महाद्वीप नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, महाद्वीप आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो जो ऐसे प्लेट होंगे जहां पर समुद्र होंगे, क्या होंगे, वो घनत्व उनका ज्यादा होगा, उनका वजन ज्यादा होगा। और वो प्लेट जहां पर केवल और केवल क्या होगा, केवल महाद्वीप होंगे, उनका घनत्व यानी वजन कम होगा। तो जब 2 प्लेटें टकराएंगी, एक का घनत्व ज्यादा, एक का घनत्व ज्यादा है, तो जिसका घनत्व ज्यादा है वो अंदर चला जाएगा, और जिसका घनत्व क्या कम है वो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो ये आपका क्या है, ये भारतीय प्लेट है, भारतीय प्लेट है, ये महाद्वीपीय एक प्लेट है, उपमहाद्वीपीय प्लेट कर सकते हैं। और ये आपका यूरेशिया, एशिया प्लस यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया का आपका ये एक प्लेट है। जब ये दोनों प्लेट क्या होंगे, जब आपस में टकराएंगे, जो कि दोनों क्या है महाद्वीपीय प्लेट है, ये भी एक तरह से महाद्वीपीय प्लेट है, ये भी एक तरह से महाद्वीपीय प्लेट है। जब दोनों प्लेट टकराएंगे तो हल्का कौन है, कोई नहीं हल्का, क्योंकि दोनों महाद्वीप है, ये भी उतना है ये भी उतना है। तो कोई जब दोनों टकराएंगे तो भारी कोई नहीं है, तो नीचे जाने को कोई तैयार नहीं है, और जाएंगे भी दोनों में से कोई तो बहुत कम नीचे जाएंगे। इसलिए क्या होंगे, ये दोनों जैसे टकराएंगे तो ऊपर उठेंगे। अब जैसे दोनों क्या होंगे, ये टकराएंगे, अब ये टकराएंगे टकराएंगे तो दोनों टकराएंगे तो धीरे धीरे यहाँ से अवसाद जमा होगा, ऐसे फोल्डिंग होगा, और धीरे धीरे इस तरीके से क्या पर्वतों की उत्पत्ति होगी। और यही कारण है कि इस पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचा पर्वत हमको वहीं पर दिखने मिलेगा जहां पर महाद्वीपीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराते हैं। इसलिए देख सकते हैं कि जो आपका भारतीय प्लेट है और जो यूरेशिया प्लेट दोनों टकराते हैं, इस वजह से हमको जो हमारे भारत है, नेपाल, इस क्षेत्र में क्या हमको ऊंचे पर्वत आपको हमको देखने को मिलता है, जो विश्व में कहीं पर देखने को मिलता है। और आए दिन आज भी ये क्या प्लेटें टकराती रहती है, एक दोनों को धक्का देती रहती है। यह कहने जो भारतीय प्लेट है ये क्या करती है, ये यूरेशिया प्लेट को या चीन को हम धक्का दे रहे हैं करोड़ों साल से। तो आज भी क्या इन पर्वतों की ऊंचाई कुछ
हर साल 1 या 1.5 सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर बढ़ रही हैं, और यही कारण है कि नेपाल में और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में एक तरह से भूकंप आता है। ठीक है, तो जब ये दोनों टकराएंगे तो इससे क्या होगा, आपका जो है पर्वतों की उत्पत्ति होगा। 11वीं क्लास में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ज्वालामुखी की उत्पत्ति, भ्रंशों की उत्पत्ति पढ़ना पड़ेगा, लेकिन केवल अभी आप ही जान लिए कि अभी आपको केवल पर्वत को पढ़ना है। तो इस तरीके से पर्वतों की उत्पत्ति होती है। मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ आप चीजों को समझ पा रहे हैं, और मैं अभी एक बार फिर संक्षिप्त में आपको मैं बताता हूँ। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज करके बताता हूँ। दो मिनट में देखिए, फिर एक बार संक्षिप्त में बता दूं। ये हमारी जो पृथ्वी है, ठीक, ये जो पृथ्वी है ये ऐसे 7 छोटे छोटे बिस्कुट की तरह प्लेटों में ऐसा है, छोटे छोटे से 1 2 3 4 5 6 ऐसे 7 प्लेटें हैं। अब प्लेट क्या होता है, प्लेट जो है ये पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी पर ऐसे 7 प्लेटें हैं। समझ लीजिए ये पृथ्वी है, यदि आप इस पृथ्वी पर धरती को उखाड़ोगे, जमीन को उखाड़ोगे, तो नीचे पूरा आपको क्या मैग्मा दिखेगा, पूरा मैग्मा धधकता हुआ एक तरह से आपको लावा दिखेगा, खूब लावा आपको दिखेगा, पूरा लावा से ही भरा हुआ है। यह एक तरह से लावा का क्या, ये एक समुद्र है पूरा पृथ्वी अपने अंदर, और उसके ऊपर ये 7 तरह के क्या नाव है। ये कैसे नाव है, ये जमीनी नाव है, इनको हम प्लेट कहते हैं। और ये प्लेट कैसे हो सकते हैं, प्लेट 3 तरीके के हो सकते हैं। एक प्लेट ऐसा हो सकता है कि ये आपका मान लीजिए अगर प्लेट है तो पूरी तरह से इस प्लेट पे क्या पानी हो, पानी हो। कैसे पानी होगा, हो सकता है इस प्लेट की ज्यादा मोटाई ना हो, ये प्लेट ज्यादा मोटा ना हो, ये प्लेट क्या ज्यादा मोटा ना हो, ये प्लेट है हो सकता है कि ये ज्यादा मोटा ना हो, और ज्यादा मोटा ना होने की वजह से इस पर क्या इतना ऐसा पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। और पानी भरने की वजह से हम कह सकते हैं कि एक ऐसा प्लेट है जिसपे महासागर है, महासागर है, जिसे प्रशांत महासागर। एक प्लेट ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है जिसपे क्या, एक प्लेट ऐसा हो सकता है जिसपे आपको पर्वत, फिर पठार, आपको समतल भूमि आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको हो सकता है कि समुद्र ना देखने को मिले, महासागर ना देखने को मिले। क्यों, क्योंकि इसकी मोटाई ज्यादा है। प्लेटों मोटे पतले हो सकते हैं, इसकी मोटाई हो सकता है कि ज्यादा है, इसकी मोटाई हो सकता है कि ज्यादा है। एक प्लेट आपको ऐसा देखने को मिल सकता है जो ऐसा हो कि ये क्या हो, इस तरीके से है कि आगे का कुछ हिस्सा ये क्या है बहुत पतला है, तो यहाँ पर पानी जमा हो गया, या गड्ढा जैसा है तो यहाँ पानी जमा हो गया, तो यह महासागर हो गया, महासागर हो गया। और कुछ हिस्सा उठा हुआ है तो हो सकता है ये क्या एक क्या हो गया, ये आपका महाद्वीप हो गया। तो कुछ हिस्सा जो उठा हुआ है यह महाद्वीप हो गया, और कुछ हिस्सा जो गड्ढा है उसमें पानी भर गया तो महासागर हो गया। तो महासागरी प्लेट, महाद्वीपी प्लेट, महाद्वीपी और महासागरीय दोनों प्लेट हो सकते हैं। जैसे प्रशांत महासागर और भारतीय प्लेट। भारतीय प्लेट अगर आप देखें तो ऐसा प्लेट है, एक ऐसा इस तरीके से आपका प्लेट है। यहाँ पर आपका ये जो भारत है, फिर यहाँ पर आपका जो महासागर है, फिर यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो साइड साइड से कैसा है, महाद्वीप है, बीच में महासागर है, यहाँ पर गड्ढा है एक तरह से। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल और भी आप देख सकते हैं, जैसे एशिया हो गया, यूरेशिया, महाद्वीप ही पूरा है, महासागर है ही नहीं। इस तरह के ऐसे 3 प्लेट हैं। ठीक है, 3 प्लेट हैं। अब देखिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्लेट समझ में आएगा। अब देखिए, अब देखिए जो कि ये जो प्लेटें हैं, तो प्लेटें क्या करते हैं, ये प्लेटें किस पर हैं, ये प्लेटें किस पर हैं, इनके नीचे पूरा मैग्मा है। मैग्मा जो पृथ्वी के ऊपर आया तो लावा हो जाएगा, अंदर आएगा तो मैग्मा, तो मैग्मा पर है। तो इनके नीचे खूब मैग्मा, खूब सारा मैग्मा, खूब सारा मैग्मा। और इन मैग्मा की वजह से ये प्लेटें स्थिर नहीं है, ये गति करती हैं। अब ये गति करती है तो 3 तरीके से गति करती हैं। एक गति इनका ऐसा होता है कि ये प्लेटें क्या पास पास आती हैं, क्या आता है, प्लेटें पास पास आती हैं। ये भी पास आएगा, कहेगा ये भी पास आएंगे। ठीक है, अब जो कि जो 3 तरह प्लेटें हो गए हैं आपका, तो एक प्लेट हो गया आपका महासागरी प्लेट, महासागरी। तो जो महासागर वाला प्लेट होगा इसका घनत्व, घनत्व
यानी क्या है, वजन ज्यादा होगा, वजन एक तरह से आपसे कह ले ज्यादा होगा। जो महाद्वीपी होगा इसका वजन कम होगा, वजन कम यानी घनत्व, घनत्व इसका कम होगा, इसका घनत्व कम होगा। तो जिसका घनत्व कम होगा किसका कम होगा, महाद्वीपों का। महाद्वीपों प्लेटों का घनत्व कम होगा, इसलिए जब टकराएंगे तो नीचे नहीं जाएगा, ये हमेशा ऊपर उठेगा। लेकिन जब ये महासागरों का जो कि घनत्व ज्यादा है, ये टकराएंगे तो ये नीचे नहीं, ये नीचे जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। अब दोनों क्या गति कर रहे हैं, और लावा इन दोनों को पास पास कर रही है, धीरे धीरे पास चलते आ रहे हैं। अब ये थोड़ा सा और पास आ गए हैं, इतना पास आ गए हैं, पास आ गए हैं। अब फिर इसके बाद क्या हुआ, इन दोनों में क्या हुआ, इन दोनों में क्या हुआ, टक्कर हो गया। इन दोनों में क्या, अब टक्कर हो रहा है। अब फिर और एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। ये भी महाद्वीप है, ये भी महाद्वीप है, दोनों को क्या है, हल्के हैं,